मूवीज़ की सिनेमाबाजी में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज से एक नई श्रृंखला शुरू करते हैं। भारत के महान शोमैन राज कपूर जी के बारे में। यूँ तो राज कपूर जी के बारे में सैकड़ों किताबें लिखी गई हैं और कुछ उनकी जीवनी के बारे में भी लिखी गई हैं, लेकिन मैं रेफरेंस लूँगी केवल 2 पुस्तकों का, जिनमें से एक है शोमैन राज कपूर जो लिखी है उनकी पुत्री ऋतुनंदा जी ने, और दूसरी है राहुल रवैल जी की लिखी हुई पुस्तक। राहुल रवैल जी ने बहुत दिनों तक राज कपूर जी के साथ काम किया था। मुझे लगता है राज जी के बारे में इन दोनों व्यक्तियों से ज़्यादा ऑथेंटिक जानकारी हमें कहीं भी नहीं मिल सकती। इसके साथ साथ कुछ रेफरेंस इंटरनेट के माध्यम से भी ढूंढने का प्रयास करूंगी। मुझे पूरी आशा है कि पिछली प्रस्तुतियों की तरह आपको ये भी बहुत पसंद आएगी, और यदि आपको ये प्रस्तुति पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। दरअसल मूवीज़ की सिनेमाबाजी के माध्यम से मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं बीते दौर के उन अभिनेता और अभिनेत्रियों की जिंदगी का सही चित्रण कुछ पुस्तकों और इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर करूं, जिससे कि हमें पर्दे पर उनकी निभाई भूमिकाओं और उनकी वास्तविकता में अंतर पता चल सके। दरअसल पर्दे पर हम जिस पात्र को देखते हैं वो असल में वो व्यक्ति नहीं होता, वो उसका एक रिफ्लेक्शन मात्र होता है। तो चलिए वीडियो को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए मैं शुरू करती हूँ ये श्रृंखला शोमैन राज कपूर। राज जी का जन्म 14 दिसंबर सन 1924 को तब के पेशावर में हुआ था। वहाँ उनकी एक बहुत बड़ी हवेली थी जिसमें लगभग 40 कमरे थे। आज भी वो हवेली बहुत गिरती हुई हालत में वहीं पर स्थित है। राज जी का परिवार सन 1927 में मुंबई आ गया था। चलिए आपको सुनाती हूँ राज जी के बचपन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जिस वातावरण में मैं बड़ा हुआ वह पूरे तौर पर थिएटर और फिल्मों से जुड़ा था। हम वर्ष 1927 में मुंबई आए। यह मूक फिल्मों का दौर था। मेरे पिता ने जे ग्रैंड एंडमान थिएटर से नाता जोड़ा, जहां आदेशर ईरानी ने पहली भारतीय सवाक फिल्म यानी कि बोलने वाली फिल्म आलम आरा बनाई, जिसमें मेरे पिता थे। मैं स्वयं केवल 5 वर्ष का था जब मैंने एक नाटक में काम किया जिसका नाम था द टॉय कार्ट, और जिसके लिए मुझे पहला पुरस्कार मिला। ठीक इसी समय मैं ये सारी कहानी समझ गया और मैं मनोरंजन की दुनिया से जुड़ने के अतिरिक्त कुछ और नहीं कर सका। मैं रंग से एकदम गोरा चिट्टा था और मेरी आंखें नीली थीं। मेरे पिता की सहनायिकाएं मुझे प्यार करती थीं। जब मैं रंगमंच पर जाता था मैं बहुत उत्साहित महसूस करता था, लेकिन इतनी कम उम्र में भी मैंने अपनी भावनाओं को छिपाने की कला सीख ली थी। मैं एक असामयिक बच्चा था। मुझे अपने आसपास के बारे में हमेशा पता होता था। लायलपुर में मेरे परदादा जो तहसीलदार थे कपास के फूल तोड़ने जाया करते थे और हम सब बच्चे उनके साथ जाते थे क्योंकि ये मज़ेदार लगता था। एक दिन शायद गर्मी लग जाने से मैं दूर एक जगह निकल गया और वहाँ एक पेड़ की छाया में आराम करने के चक्कर में सो गया। सांझ ढलने पर मुझे अपने बीच न पाकर उनको मेरा ध्यान आया। हम कलकत्ता में 8 वर्षों तक रहे और फिर बम्बई लौट गए। तब मैं 14 वर्ष का था।
हम कालीघाट के पास हाजरा रोड पर रहते थे। मेरे पिता प्रतिदिन साइकिल से काम पर जाते थे। न्यू थिएटर्स अधिक दूरी पर नहीं था। मैं सेंट जेवियर विद्यालय में पढ़ रहा था। हमारे पड़ोस में सभी मुझे पृथ्वी रे छोटे कहते थे। मैं लाड़ प्यार से बिगड़ा हुआ एक बच्चा था। पड़ोस में होने वाली शादियों, दुर्गा पूजा के पंडालों और स्थानीय संगीत संध्याओं में हर जगह मैं एक स्थायी विषय वस्तु था। हमारे घर में सभी लोगों को खाने का बहुत शौक है। यही कारण है कि युवा हो या प्रौढ़, सब के सब मोटे हैं। एक बालक के रूप में मैं भी बहुत मोटा था। मेरी माँ मेरे पिता का उदाहरण देकर व्यायाम करने के लिए मेरा बहुत सिर खाती थी। मुझे विद्यालय भेजते समय माँ मुझे ऑमलेट और चपाती लपेट कर देती थी, परंतु मेरी स्वाद कलिकाएं हमेशा नए जायकों की तलाश में रहती थी। 3 या 4 खाने के स्थान ऐसे थे जहाँ मैं नियमित तौर पर जाता था। मुझे प्रतिदिन 2 आने मिलते थे, जो इस खर्च के लिए पर्याप्त न थे। इसलिए मैं एक दुकान से उधार बंद करता था और दूसरी से शुरू कर देता था। जब उधार की रकम बहुत अधिक हो जाती थी तो मैं 1 या 2 पुस्तकें बेच देता था। मैं घर वापस आकर माँ का बांधा हुआ खाना उनको वापस कर देता था, ये कहकर कि मैं परहेज पर हूँ। माँ की चिंता और प्यार के कारणवश वे मुझे और अच्छे से खिलाती थीं। स्कूल में मुझे अभिनय करने का बहुत शौक था। मेरे पिता एक बड़े अभिनेता थे और मैं सोचा करता था कि ये मेरा विशेषाधिकार एवं परम अधिकार है कि मैं भी एक महान अभिनेता बनूं। एक बार ऐसा हुआ कि हमारे विद्यालय में एक शौकिया नाटक हुआ और मेरे मस्तिष्क में जो बात सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी वो ये थी कि प्रत्येक बच्चा जिसने इस शौकिया नाटक में भाग लिया उसे 3 कूपन मिले, जिनसे वो सैंडविच, समोसे तथा कॉफ़ी और आइसक्रीम खा पी सकता था। ये सभी खाने की तमाम सुंदर वस्तुएं थीं। पोशाक के रूप में मुझे एक चुस्त चोगा मिला जिसे पादरी पहनते थे। मेरे छोटे आकार पर चोगा कुछ ज्यादा ही लंबा था। बहरहाल हमसे कहा गया कि हमें 1 या 2 बार होसन्ना होसन्ना चिल्लाना है। मैंने 1 बार किया, दोबारा किया और एक उल्लसित अभिनेता के तौर पर मैंने ये तीसरी बार भी कर डाला, जो मुझे करने से मना किया गया था। जब मैं मंच पर आया तो मेरा पैर मेरे चोगे में अटक गया और मैं सीधा गंभीर मुद्रा में बैठे यीशु बने अभिनेता के सामने गिर पड़ा और लोग हंस पड़े और यीशु भी हंस पड़े। मुझे इस बात की खुशी थी कि मैंने सबको हंसा दिया। जब पर्दा गिरा दिया गया तो नाटक मास्टर ने मुझे गर्दन से पकड़ लिया। उन्होंने मुझे पीटा और कहा कि तुम अभिनेता हो, तुम्हारे पिता अभिनेता हो, मैं समझता हूँ कि तुम एक गधे हो। तुम निकलो बाहर और दोबारा यहाँ मत आना। मेरे कूपन भी वापस ले लिए गए और मुझे न सैंडविच मिले, न ही आइसक्रीम मिली, न केक और न ही समोसे। मेरे बचपन की यादें अनुभव के अमिट निशानों से भरी पड़ी हैं। मैं थोड़ा स्थूल शरीर का था। मुझ पर हर प्रकार का परिहास किया जाता था। खुशी के कुछ एक जीवंत टुकड़ों के अलावा मेरे बाल जीवन के वर्ष काफ़ी हद तक दुख भरे थे। खुशी के चंद लम्हे ही वे मौके थे जब मुझे किसी से प्यार हो गया, लेकिन इसके बारे में अधिक बातचीत फिर कभी करेंगे। तकलीफ दे क्षणों की ओर लौटें तो मैंने उस बहुत प्राकृतिक रक्षात्मक प्रणाली का प्रयोग किया था जिसे विश्व के सभी जोकरों ने आजमाया था। मैंने सीख लिया कि एक शिकार के तौर पर आप जितना प्रतिकार करेंगे आपको उतना ही अधिक दुखी होना पड़ेगा। इसीलिए मैंने एक जोकर का मुखौटा पहन लिया और ऐसे दिखाया कि जब भी मुझे परिहास का निशाना बनाया जाता था मैं उसका पूर्ण रूप से आनंद लेता था। वास्तव में मैं इसे एक और कदम आगे भी ले गया जब मैंने स्वयं पर परिहास के तरीके ढूंढ निकाले ताकि मेरे सहपाठी मुझ पर हंस सकें।
आप समझें कि मैं वो सब चाह रहा था जो एक स्कूल का विद्यार्थी चाहता है, औरों से प्यार मोहब्बत और उनसे सम्मान। मुझे प्रधानाचार्य सोअर्स याद पड़ते हैं। वे लैटिन के अध्यापक भी थे और उन दिनों लैटिन एक द्वितीय भाषा थी। परीक्षाओं के दौरान जब मुझे लैटिन का पेपर देना पड़ा तो मैंने लिखा, लैटिन एक मृत भाषा है, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े। मुझे 100 में से 1 नंबर मिला और वो भी सम्मानार्थ। प्रधानाचार्य सोअर्स ने कहा, बदकिस्मती से मैं तुम्हारी शैक्षणिक योग्यता के बारे में कुछ नहीं कह सकता। तुम और कई मायनों में अव्वल हो और पूरी दुनिया तुम्हारे सामने है। मैं चाहता था कि लोग मुझे पसंद करें। मेरे पास प्यार करने और प्यार पाने की असीमित क्षमता थी और ऐसा होना ही था कि मैं 1 नहीं 2 बार 3 बार और ना जाने कितनी बार किसी के प्यार में पड़ता रहा। मेरे रचनात्मक वर्षों के दौरान हुए ये सभी अनुभव एक रूखे और तत्पर जीवन दर्शन के रूप में परिवर्तित होने लगे। स्कूल में होने वाले नाटकों में मैं अपने इसी सिद्धांत को कि लोग मुझे पसंद करें और मैं सुर्खियों में रहूं प्रतिपादित करने लगा। मैंने पाया कि स्कूल के उन नाटकों में जब लंबे और सुनसान क्षण आते थे तो दर्शक अशांत हो उठते थे। इसलिए उन क्षणों के बीचों बीच मैं अनौपचारिक रूप से कुछ ऐसा कर देता था जो हास्यास्पद और विषय से हटकर होता था और आगे बैठे दर्शक ना चाहते हुए भी आनंद से अभिभूत होकर खिलखिला उठते थे। इसके तुरंत बाद मैं फिर कुछ और हास्यास्पद हरकत कर देता था जिससे दबी दबी खिलखिलाहट पूर्ण हंसी में बदल जाती थी, जो पूरे हॉल में आगे से पीछे तक बैठे दर्शकों में फैल जाती थी। इस तरह से मैंने दृश्य चुराने से संबंधित मौलिक पाठ सीख लिए थे। मैंने अपने स्टॉक में नए नए अनुभव भरने शुरू कर दिए जिन्हें मैंने वर्षों बाद जब मैं फिल्मों में आया जो अवश्यंभावी था तब प्रयोग किया। मेरा नाम जोकर में एक बच्चे का अपनी सुंदर अध्यापिका सिमी ग्रेवाल से एक तरफा आकर्षण पटकथा लेखक की कपोल कल्पना नहीं थी। मैं जितने भी विद्यालयों में पढ़ा वहाँ की अध्यापिकाओं का बड़ा पसंदीदा रहा। मेरा पहला स्कूल बम्बई के ह्यूज रोड पर स्थित न्यू एरा बॉयज़ स्कूल था, जहाँ की अध्यापिकाएं मेरा चुंबन लेने को एक पंक्ति में खड़ी रहती थी। मैं उस समय प्रेप कक्षा में था और उनसे चिढ़ जाता था और पूछता था कि क्या वे मेरी माँ है जो मुझे चूमती हैं। वे मेरी बात से अविचलित मुझे और अधिक चूमती थी। मुझे उन अध्यापिकाओं में से एक बहुत पसंद थी। एक बार हम उस अध्यापिका के साथ पिकनिक पर गए थे। तब हमने देखा कि आकाश में सायंकाल एक बड़ा पक्षी समूह उड़ान भर रहा था। कई वर्षों बाद ये मेरा नाम जोकर के एक सीन में लौटकर आया, इस गाने के साथ तीतर के 2 आगे तीतर। मुझे ये अध्यापिका इतनी पसंद थी कि जब मेरे पिता ने न्यू थिएटर्स में नौकरी की और हमें कलकत्ता जाना पड़ा तो मैं अड़ गया और अपने माता पिता से कहा कि मैं कलकत्ता जाने की बजाय स्कूल के हॉस्टल में रह लूँगा। अपने बम्बई में रहने के कुछ अंतिम दिनों में मैं उनके लिए फूल लेकर आता था। ये एक भावभीनी विदाई थी। सफ़ेद रंग मुझे सर्वाधिक प्रिय है और ये मेरे तन मन में गहरे समाया हुआ है। मुझे आज तक याद है कि सफ़ेद रंग कैसे मेरी यादों में बसा है। दरअसल हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए थे और उनमें से एक महिला सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने थी। वे मुझे बहुत भा गई थीं और मैंने उनके लिए बगीचे से रजनीगंधा के कुछ फूल तोड़कर उन्हें दिए थे। मुझे वे दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला लग रही थीं। तो ये कुछ यादें थीं राज साहब की अपने बचपन के बारे में। दरअसल कोई भी कलाकार, चाहे वो चित्रकार हो या कवि हो या फिर फिल्मकार हो, वो जब कोई भी चित्र बनाता है या फिल्म बनाता है या कविताएं या कोई साहित्यिक सामग्री लिखता है तो इसमें उसके जीवन के कुछ दृश्य, उसके जीवन के कुछ अनुभव
और उसके अचेतन मन में बैठी हुई कुछ ऐसी घटनाएं शामिल होती हैं जिन्हें वो कभी दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाता है। और राज कपूर जी को भारतीय सिनेमा का सबसे अधिक कल्पनाशील निर्देशक माना जाता है। मैं इस श्रृंखला में आगे आपको उनकी बहुत सारी फिल्मों के बारे में भी बताऊंगी जिसमें कुछ न कुछ दृश्य उन्होंने अपनी जीवन की घटी घटनाओं के आधार पर चित्रित किए थे। आप सभी को मालूम होगा एक ऐसे दृश्य के बारे में जो उनके जीवन में हूबहू घटा था, जिसे उन्होंने बाद में फिल्म बॉबी में वैसा का वैसा ही उतार दिया था। उस अनुभव के बारे में राज कपूर जी बताते हैं। नरगिस से मेरी पहली मुलाकात के दिन मैं उसके मैरीन ड्राइव स्थित फ्लैट की घंटी बजाकर बाहर सांस रोके खड़ा था। दरवाज़ा खुला और मैंने क्या देखा, मेरे सामने एक फरिश्ता खड़ा था। वो किसी परी से कम नहीं थी। उसके बाल छोटे थे, बालों की एक लट उसकी दाईं आंख पर आई और लग रहा था कि वो मुझे सिर्फ एक आंख से देख रही थी। इस तरह से हम मिले और मैंने उस मुलाकात को वैसा का वैसा बॉबी में दोहरा दिया। आपने फिल्म बॉबी में देखा जब डिम्पल दरवाजा खोलती है और सामने चिंटू को खड़ा पाती है। दरअसल जब मैं नरगिस जी से मिला था तो वो अंदर पकौड़े बना रही थी। उन्होंने दस्तक सुनी और दरवाजे की ओर दौड़कर आ गईं। वो मुझसे बात करने लगी और उन्होंने घबराकर एक हाथ अपने माथे पर रखा और उनके माथे पर बेसन का घोल लग गया। और ठीक इसी रूप में आपने बॉबी के सीन को देखा है, जबकि डिम्पल ऋषि कपूर जी से बात करते करते अपने माथे पर हाथ रखती हैं और उनके माथे पर पूरा का पूरा बेसन लग जाता है। इसके अलावा बॉबी फिल्म से जुड़ी और राज जी की बहुत सारी फिल्मों से जुड़ी और भी बहुत सारी मज़ेदार घटनाएं हैं जो हम आगे के भागों में सुनते रहेंगे। लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इस वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा, जिससे कि ये पता लग सके कि आपको ये श्रृंखला पसंद आ रही है अथवा नहीं। चलिए आज की इस श्रृंखला का समापन राज जी के एक बेहद खूबसूरत गीत के साथ करते हैं। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।